हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज सर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है सर क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। सर नाम क्या है? क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। अभी तक के हमने क्या समझा सर? अभी तक के हमने ये समझा कि कोई भी रिस्क आता है उसको आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, ट्रीट करो, मॉनिटर करो। बिल्कुल हाँ। बट यहां पे हम सर क्रेडिट रिस्क को, सिर्फ क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ट्रीट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि साहब उसको कैसे बढ़िया तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो एंड गोल है वो अचीव हो जाए, ताकि हमारा एंड गोल जो है सर वो अचीव हो जाए। बट सर क्रेडिट रिस्क मतलब क्या भाई? देखो, क्रेडिट रिस्क मतलब कि अगर तुमने किसी को पैसा दिया, इफ यू हैव गिवन अ मनी टू समवन and that person is not returning your money, it is indirectly leading to what? Credit risk. सर तो पैसा कोई भी दे सकता है क्या? हाँ, बैंक भी दे सकती है और नॉन बैंक भी दे सकती है, बैंक भी दे सकती है, नॉन बैंक भी दे सकती है। सर और गहराई में समझो, और गहराई में समझेंगे जब हम चैप्टर में जाएंगे, एक एक शब्दांजलि को समझेंगे। बट आज के एक लेक्चर में तुमको बता रहा हूं, इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा जितने आज तक कोई भी लेक्चर में नहीं हुए होंगे। तुमको मजा ही कुछ और आ जाएगा, तुमने एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ऐसी ऐसी आज चीज बताने वाला हूं, तुम देख के एकदम चौंक जाओगे कि सर इस तरीके से दुनिया में धंधा होता है क्या? बिल्कुल हाँ। देखो, सबसे पहली चीज हम देखते हैं सर, अमेजॉन सर गोली देता है सर, हमें अमेजॉन धोखा देता है सर। कैसे धोखा देता है आप तुमको समझ में आएगा। सर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदता हूं 0% ईएमआई पे। बिल्कुल हाँ सर, मैं जैसे ही अमेजॉन खोलता हूं सर, वहां मेरे को 0% ईएमआई दिख जाता है, मेरा मन विचलित हो जाता है और सर मैं जाके प्रोडक्ट खरीद लेता हूं। The same happens with you. What you do once you look a 0% EMI, you says I want to buy this product because भाई 0% EMI है, इंटरेस्ट नहीं है और मेरे को इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। देखो, पूरा गेम होता है, पूरा द वर्ल्ड इज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेल्स। जो बंदा अपना प्रोडक्ट बेच लिया वो भगवान, जो बंदा अपना प्रोडक्ट बेच लिया सर वो भगवान। बिकॉज यू कैन सी मल्टीपल एन नंबर ऑफ कंपनीज विच आर देयर इन द वर्ल्ड, बट दोज आर अनेबल टू सेल्स। बिकॉज सेल्स के बिना तुम्हारा काम अधूरा है, सेल्स के बिना बिजनेस अधूरा है साहब। सेल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुमको बताता हूं सर ये क्या है, सर इसके पीछे गोली क्या है, एंड व्हाई यू आर एक्सप्लेनिंग दिस एंड हाउ आई एम गोना रिलेट दिस विद द क्रेडिट रिस्क। अभी तक तुमको पता हो गया कि यार सर जो भी चीज बताते हैं कहीं ना कहीं से वो रिलेट हो जाती है, तो ये भी चीज रिलेट होने वाली है। ध्यान से हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है दुनिया में। सर मेरे को मेरा एक प्रोडक्ट बेचना है सर, फॉर एग्जाम्पल मुझे एसी बेचना है मेरे कस्टमर्स को, मुझे एसी बेचना है मेरे कस्टमर्स को। अब जब मैं एसी बना लिया सर, बेचने की बारी आई, तो सर मैं उसको कैसे बेचूंगा? एक मैंने बोला कि यार मैं उसको 30,000 रुपए में बेचूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हाउ आई कैन मेक दिस 30,000 मोर अट्रैक्टिव, how I can decide the prices in a more attractive manner. See what I'll do, I'll say I'll sell the AC for 32,000 in which I'll give a 0% EMI. सर इनडायरेक्टली मैंने इंटरेस्ट का कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर दिया क्या? हाँ, इनडायरेक्टली तुमने जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो प्राइस में इंक्लूड कर दिया। सर बट ये जो ईएमआई देते हैं उसमें तो हमको दिखता नहीं भाई, ये हिडन होता है। जब कंपनी एक कॉस्ट निकालती है, जब तुम कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो कि यार कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी चीज की जब मेरे को कॉस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये सब चीजें वहां पे वो लोग इंक्लूड कर देते हैं। बट सर हमें तो ऐसा नहीं लगता। देखो क्या होता है, 2-3 चीजें करती है कंपनियां। सबसे पहला, नंबर 1, इंक्लूड इन द कॉस्ट। ठीक है, इंक्लूड इन द कॉस्ट। से फॉर एग्जांपल मेरे को एसी था, एसी के मैंने थोड़ा बहुत कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। नंबर 2, ध्यान से समझो सर, कंपनी को क्रेडिट रिस्क से बचना है सर, इसलिए कंपनी चाहती है कि यार मैं उसे कैश डिस्काउंट दे दूं और तब जाके वो मेरे को प्रोडक्ट खरीद ले सर, और मेरा एक रिस्क का काम हो जाए। सर क्यों कैश डिस्काउंट दे रहा है सर? कैसे कैश डिस्काउंट हुआ? देखो समझो, अगर से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे, एक सेकंड में नीचे लेता हूं नए पेज पे, आज बहुत सारे एग्जांपल है। हाँ, से फॉर एग्जांपल तुम्हें बेचना था एसी, करेक्ट? तुम्हें बेचना था सर एसी। अब
अगर मान लो कि जब भी तुम प्रोडक्ट खरीदते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है सीओडी, तुम्हारे पास रहता है सर क्रेडिट कार्ड का, तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है सर प्रीपेड ऑर्डर का, नेट बैंकिंग का, ये सब के ऑर्डर होते हैं। बट तुम लोग प्रेफर करते हैं यार जब माल आएगा तब पैसा दूंगा तब बढ़िया होगा। अब देखो सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब यहां पे अगर मान लो तुमने सीओडी ऑर्डर सिलेक्ट किया तो जो अमेजॉन कंपनी है यार उसको पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा 7 से 8 दिन बाद। 7 से 8 दिन बाद सर, 7 से 8 दिन का मेरा वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, क्योंकि पैसा तो सर 7 से 8 दिन बाद मिलेगा। अब जब पैसा मिलेगा तो मैंने बोला था ये कलेक्ट होगा हब पे जाके, अब ये हब से जाके कलेक्ट होगा, बैंक में जाके डिपॉजिट होगा, बैंक कुछ इसका चार्जेस काटेगा, बिल्कुल काटेगा, बैंक चार्जेस काटेगा। भाई तुम लोग बड़े बड़े लोग हो, तुमसे तो हम पैसा लेंगे बैंक डिपॉजिट का, नॉर्मल कस्टमर से नहीं लिया जाता, बट इफ यू डिपॉजिट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट तुमसे पैसा लिया जाता है। तो बैंक चार्जेस लेगा, बैंक चार्जेस लेने के बाद बैंक मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, जिसमें इनको बहुत सारा कॉस्ट वगैरह बियर करना पड़ता है। तो से फॉर एग्जांपल इनको 10 से 12 दिन का ऑन एन अप्रोक्सीमेटली यार डिले हो जाता है वर्किंग कैपिटल में। तो इनका आइडिया क्या था कि यार पैसा तो तुरंत चाहिए यार, पैसा तुरंत होने से मेरा 10 से 12 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल तो ब्लॉक नहीं होगा, मेरा धंधा फटाफट चलेगा। तो मैं बोला कि यार लोगों को बोलो कि क्रेडिट कार्ड से पे कर दे, क्रेडिट कार्ड से पे कर दे, ठीक है। अब ये जो मेरा 10 से 12 दिन का कॉस्ट है उसको मैं इनडायरेक्टली कैश डिस्काउंट को मेरे प्राइसिंग में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दूं कि बच्चा या बंदा या व्यक्ति जो भी वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो बोले खरीद ले, वो बोले खरीद ले, ताकि क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, क्योंकि उसे ये मिल रहा है साहब, क्योंकि उसे ये मिल रहा है 0% कॉस्ट मिल रहा है। समझ रहे हो? ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है जब प्राइसिंग डिसाइड होती है। अगर तुम कभी ओला उबर में बैठे होगे, अगर तुम हैव यू एवर यूज्ड ओला एंड उबर, एवरीवन माइट हैव यूज्ड, तो ओला उबर वाला बहुत बार बोलता है कि साहब पैसा कैश में देना सर, बैंक में मत देना, ओला उबर वालों को मत देना सर, उनको पेमेंट मत करो, हमें पेमेंट करो। क्यों बोलता है? बिकॉज उसको पता है कि यार 7 दिन तक के वो पैसा ओला उबर वाले के पास रहेगा, और जब मेरा सेटलमेंट होगा, जब जाके सेटलमेंट होगा तब जाके वो पैसा मेरे को मिलेगा। तो सर मेरा पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है, उसे डर है कि यार मेरा पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं, यार मुझे डर है मेरा पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं। सर वो क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली उसका क्रेडिट रिस्क मिटिगेट कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि यार उसको आज का पैसा सर मिल जाए तो बहुत सही हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब प्रकार से स्ट्रेटेजीज बनाती है, और इनडायरेक्टली सर ये लोग जो तुमको दे देती है ना 0% EMI पे, तो इसमें ध्यान से पढ़ना बेटा, प्रोसेसिंग फीस लगी रहती है, प्रोसेसिंग फीस लगी रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अमेजॉन के इससे उठाया है, तो देखो यहाँ पे देखो 0% EMI कॉस्ट, बट है ना 0 प्रोसेसिंग फीस, स्टार ICICI एंड HDFC कार्ड आर प्रोसेसिंग फीस, है कि नहीं गोची, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, बहुत ध्यान से रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले हम हमारे मॉड्यूल पे जाएंगे, क्लास नोट्स देखेंगे। सर क्लास नोट्स भी बहुत ही तगड़े लेवल पे बनाए हैं हमने, और मॉड्यूल भी हम देखेंगे। एक सेकंड दो मुझे, सबसे पहले हम मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है साहब। आ जाते हैं हमारी मॉड्यूल पे, क्या बोलता है हमारा चैप्टर नंबर 6, क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। आ जाओ सब अपनी मॉड्यूल पे, फटाफट मॉड्यूल ओपन कर लो। क्रेडिट रिस्क को मेजर करना है और सर मैनेज करना है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम दिया गया है क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या बोलता है द क्रेडिट रिस्क इज डिफाइंड एज अ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ अ कस्टमर्स टू पे द ओड सम पार्शियली और इन फुल एंड टाइम, है ना सर, वो पे नहीं कर पा रहा है। और क्रेडिट रिस्क को हम कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, बिकॉज ये सर दूसरी पार्टी की वजह से आता है। सामने वाला व्यक्ति मुझे रिस्क दे रहा है सर, सामने वाला व्यक्ति मुझे रिस्क दे रहा है सर। और ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के लिए रहेगा क्या? दोनों के लिए रहेगा, बिकॉज पैसा तो कोई भी दे सकता है ना। तो नॉन बैंकिंग बिजनेस द क्रेडिट रिस्क इज रिलेटेड टू द प्रॉमिस पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड in context of banking business. It means failure or refusal to refund the loan account, है ना, loan account by the borrowers in full or in partial time, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क का कहा गया है सर, इसे कहा जाता है टू वे रिस्क। मतलब क्या? सिर्फ दोनों पार्टी को डर लगता है, दोनों पार्टी को डर लगता है। देखो भाई, बैंक ने पैसा दिया, मान लो फॉर एग्जांपल बैंक ने शिवम सर को पैसा दिया, मुझे मिला पैसा, मैं बोला ठीक है। बैंक को यह डर है कि यार ये व्यक्ति पैसा वापस नहीं करेगा। बैंक का डर तो समझ में आता है,
बट मेरा क्या डर है, मुझे ये डर है कि यार कल जाके मुझे और पैसा मिल लगा, कल जाके मुझे और कोई पैसा लगा तो बैंक मुझे पैसा नहीं देगा, बैंक मुझे पैसा नहीं देगा तो यार दोनों पार्टी रिस्क है, टू वे रिस्क है। सर गुड्स के केस में क्या होगा, गुड्स के केस में फॉर एग्जांपल देखो, ये तो बैंक के केस में हो गया, जैसे मैंने कोई शॉपकीपर से गुड्स जाके लिया है ना, तो मैंने कोई शॉपकीपर या सेलर से जाके गुड्स लिया है ना, अब देख सेलर को ये रिस्क है कि यार ये बंदा पैसा नहीं देगा, और मुझे ये रिस्क है कि यार बाद में मुझे गुड्स लेना रहा तो ये मुझे देगा नहीं जब तक मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति को रिस्क है, टू वे रिस्क इसलिए कहा जाता है ना। तो इसमें अब बहुत सारी चीजें जो है एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, उसको अब मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने वाला हूं थोड़ा सा इसमें, बिकॉज बहुत ही सिंपल लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल है। मैं एक लिंक में तुमको बिठाना चाहता हूं चैप्टर, है ना, जहां पे इंपॉर्टेंट लगेगा वो बिल्कुल रीड करेंगे, बट बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, अब आते हैं सर हमारा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, एक डायग्राम बनाएंगे फिर हम इसको समझेंगे बढ़िया से रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या कहना चाहता है। देखो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हमारी क्लास नोट्स पे आ जाइए प्लीज, आप 128 पेज नंबर पे, 128 पेज नंबर पे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एक डायग्राम बना लीजिए प्लीज, है ना। सबसे पहला वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम रिस्क और यहां पे हम बात करेंगे रिटर्न की। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें बचपन से मैंने पहले लेक्चर से बताया था, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, क्या रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा क्या? सर बिल्कुल हाँ। सर तो जैसे जैसे मेरा रिस्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा रिस्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते जा रहा है, इन्वेस्टर का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो वही चीज बोलना चाह रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, हाई रिस्क, अरे एक सेकेंड, हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न, लो रिस्क लो पोटेंशियल रिटर्न, है ना, लो रिस्क लो पोटेंशियल रिटर्न। अब ये ट्रेड ऑफ मतलब क्या? सर तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा रिस्क और रिटर्न के बीच में, जहां पे तुम एक सहमति पॉइंट कहेगे कि यार नहीं यार बस अब मेरे को इतना रिस्क लेना है और इतना रिटर्न चाहिए, मेरे को इतना रिस्क लेना है। से फॉर एग्जांपल मेरा रिस्क है 10 करोड़ का और मुझे रिटर्न चाहिए सर 20% का, है ना। तो इतना मेरा सिर्फ फिक्स हो गया कि यार मैं इतना ही रिस्क ले पाऊंगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया ग्राफ, पर ठीक है ना। थोड़ा सा ड्राइंग हमेशा अपनी खराब ही रही है बचपन से, ठीक है हाँ। तो मैं इतना रिस्क लूंगा और इतना मेरा रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिस्क रिटर्न, एक ट्रेड ऑफ तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, एक ट्रेड ऑफ ढूंढना पड़ेगा, बस वही चीज बोला गया है, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लो खटाखट, आई थिंक बना लिया होगा। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 128 पे हमारा क्लास नोट पे। अब देखो क्या बोलता है आईसीआई मटेरियल में, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, द बैंक हैज टू डिसाइड हाउ मच रिस्क इट हैज टू टेक। सर मतलब ही एक ट्रेड ऑफ उसे ढूंढना पड़ेगा क्या? हाँ। अब देखो यहाँ पे कुछ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए गए हैं कि बिफोर हम किसी को भी सर क्रेडिट दें, कभी भी ये 4 डिसीजन ध्यान में रखो। अगर तुम किसी को भी उधारी दे रहे हो तो, उधारी अगर किसी को दे रहे हो, उधारी बोलने से ना बढ़िया समझ में आता है ना, हिंदी वर्ड है, ठीक है। व्हेनेवर यू गिव अ लोन, व्हेनेवर यू गिव सम क्रेडिट टू एनीवन, व्हाट 4 थिंग्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस यू आर सपोज्ड टू टेक। नंबर 1, it says how much credit should be accepted, how much credit risk should be accepted in return of increase in sale or business in case of banking। ठीक है सर, मेरे को कितना क्रेडिट मतलब एक्सेप्ट करना है। देखो अब जब भी बैंक्स देती है ना, तो बैंक्स को 2-3 चीजें डिसाइड करना होता है। नंबर 1 कि यार किस रेट पे दूं, किस रेट पे दूं, कितना दूं, किस रेट पे दूं इस बंदे को लोन, किस रेट पे दूं और कितना लोन दूं, ठीक है। तो ये सब चीजें बैंक को क्या करनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है। तो वही बोल रहे हैं कि कितना देना और किस रेट पे देना, कि यार मेरा धंधा बढ़े, वो सब चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। दूसरा क्या बोलता है, हाउ मच कंपनसेशन शुड बी एडेड वाइल प्राइसिंग अ प्रोडक्ट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे पढ़ेंगे कि भाई जब भी हम लोन का इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, जब भी हम लोन का इंटरेस्ट रेट निकालते हैं तो हम क्या क्या फैक्टर्स, कैसे हम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करते हैं। क्या यार बैंक एकदम से नींद से उठ के बोल सकता है क्या कि यार मैं इससे 10% ले लूंगा, ऐसे नींद से बोल सकता है क्या? नहीं। तुमको दिखाता हूं यार, देखो बैंक्स किस तरीके से, एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दिखाने का मन हो रहा है, एक सेकंड को। अयो ये क्या हो गया, एक सेकंड दो।
ठीक है। अब ये लोन का डॉक्यूमेंट देखो, जैसे कि ये एसबीआई है ना, एसबीआई पता है तुमको? यस सर, एसबीआई बैंक ने जैसे कि बोला कि यार ये होम लोन देगा है ना। अब होम लोन वगैरह क्या होता है, कैसा होता है, वो समझेंगे, बट देखो होम लोन देगा, वुमेन को देगा, जिसको लोन चाहिए 30 लाख तक के, जिसको लोन चाहिए 30 लाख तक के, उसको इस इंटरेस्ट रेट पे देगा, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट आया, क्या ऐसे ही निकाल लिया गया? ना बाबा ना, ये सब इंटरेस्ट रेट, ये जो फैक्टर्स आया, ये सब बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स कंसीडर करके हम एक इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो सब फैक्टर्स कैसे किया जाता है, कैसे कंसीडर किया जाता है, वो चीज हम समझेंगे। तो वही बोल रहा है कि कितना हमें कंपनसेशन ऐड करना है जब हम कोई भी चीज का प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं, है ना। आगे क्या बोलता है, प्लेसिंग ऑफ अ क्रेडिट कैप और लिमिट फॉर ईच कस्टमर्स। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम किसी को लोन दे रहे हो तो मैं डिसाइड करना पड़ेगा कि यार इस कस्टमर को मैं इतना ही लोन दूंगा। इफ मोर लोन इज गिवन टू वन कस्टमर्स, तो यार गीतांजलि जेम्स बन जाएगा, वो भाग के चला जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो, है ना। उसका तो लोन नहीं था, उसका तो केस एकदम अलग था, बट वही मैं बोल रहा हूं कि एक कस्टमर को बहुत ज्यादा लोन मत दो, है ना। एक कस्टमर को बहुत ज्यादा लोन मत दो, क्योंकि ये देखा गया है कि यार एक कस्टमर अगर बहुत ज्यादा लोन ले रहा है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है डिफॉल्ट होने के। आगे क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अ कस्टमर रिक्वेस्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये क्यों होता है, मैं तुमको एक चीज बताऊं, है ना, एक चीज तुम्हें बताता हूं। जैसे कि देखो, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि ये देखो मारुति का एक भी गाड़ी नहीं बिका सर अप्रैल 20 में। मैं पहले से ही तुमको बोल रहा हूं, देखो मारुति सुजुकी का बेचारे का एक गाड़ी नहीं बिका। अब अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता और मान लो बैंक्स ने सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर्स को ही लोन दिया होता, तो सर आज बैंक की हालत क्या होती? आज बैंक के लिए बहुत सारे असेट्स एनपीए हो जाते हैं। एनपीए सर, नॉन परफॉर्मिंग असेट। सर वो असेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेरे को पैसा ब्याज नहीं दे रहा है सर। कितने दिन तक के? 90 डेज तक के। आगे और डिटेल में देखेंगे, बट अभी समझ लो कि यार वो व्यक्ति वो पैसा नहीं दे रहा है सर, 90 दिन तक हमें पैसा नहीं दे रहा है, वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग है सर, दिक्कत है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जो व्यक्ति है उसको लोन देना ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति है उसको लोन देना ऐसा नहीं है। तो बस एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा, बढ़िया से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जानना पड़ेगा, हर एक चीज समझना पड़ेगा, और तब जाके तुम लोन दे सकते हो। बट क्या क्या चीजें देखूं, कौन कौन से फैक्टर्स एनालाइज करूं व्हेन आई एम गिविंग अ लोन, वो हम देखेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। एक सेकेंड दो, आज बहुत सारी फाइल्स खुली है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखाना है तुमको, है ना। अब देखो क्या बोलता है, क्रेडिट रिस्क इन मार्केट कैपिटल। क्रेडिट रिस्क है ना मार्केट कैपिटल, क्या बोलता है कि हमारे पास जब भी हम लोन देते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होलसेल, दूसरा रिटेल कस्टमर्स। एक होते हैं होलसेल सेगमेंट, होलसेल कस्टमर्स, दूसरे होते हैं सर रिटेल। सर होलसेल मतलब क्या और रिटेल मतलब क्या? बेटा रिटेल मतलब छोटे छोटे हम जैसे लोग, हम लोग रिटेल कस्टमर्स है। बट जब होलसेल बोले, इंडस्ट्रीज हो गई बड़ी बड़ी, टाटा, अंबानी, है ना, ये सब क्या है? होलसेल है ना। और रिटेल वाले क्या है? एकदम छोटे मोटे लोग जिनको हाउसिंग लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, ये सब कौन हो गए? रिटेल वाले हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको बांटा गया है, ठीक है। अब वही बोला है, अ बैंक एज इमीडिएट इंटरमीडिएट बिटवीन अ प्रोवाइडर ऑफ फंड्स एंड सीकिंग ऑफ फंड्स। अब ये एक चीज तुमको बहुत जानना जरूरी है कि बैंक किस तरीके से काम करता है। देखो बैंक क्या करता है, एक तरीके से मैंने तुमको ये पहले भी बताया हुआ है कि यहां पे बैंक है, करेक्ट, यहां पे बैंक है, एक तरफ रहेंगे डिपॉजिटर्स, ना, एक तरफ रहेंगे तुम्हारे डिपॉजिटर्स जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, और एक तरफ रहेंगे बोरोवर्स, करेक्ट, जो बैंक से पैसा बोरो करेंगे, करेक्ट। अब ये जो है बैंक इनसे से फॉर एग्जांपल डिपॉजिट पे इनको देगा 4% रिटर्न और बोरोवर से लेगा 12%, तो बीच में जो कमाएगा उसका कमाई है, बीच में जो कमाएगा उसका कमाई 8%, ठीक है। तो ये इस तरीके से बैंक काम करता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बैंक केटर बोथ होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट, है ना, होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट्स दोनों को केटर करता है। दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या होता है? द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू सेगमेंट्स इज अ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फाइनेंशियल्स प्रोड्यूस इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रिटेल सेगमेंट द बैंक प्रोडक्ट में जनरली रेंज फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड और हाउसिंग लोन, है ना। तुमको क्या, तुम्हारे पास क्या क्या लोन ले सकते हो? तुम क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, हाउसिंग लोन ले सकते हो, मैरिज लोन लोगे, है ना, एजुकेशन लोन लोगे, कार लोन लोगे, ये सभी लोगे। इन केस ऑफ अ होलसेल सेगमेंट एन नंबर फाइनेंशियल, इतने सारे उनके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बने गए हैं, और ये सब देख के सर हमें तो नीरव मोदी की याद आती है ना। द मेन सोर्सेस ऑफ सीकर ऑफ बैंक फंड्स आर कॉर्पोरेट्स रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल टू अ लार्ज कैपिटलाइजेशन, वही चीज बोला क्या है, ठीक है।
अब एक और चीज तुम्हें बता रहा था मैंने बोला था कि यार बैंक इस तरीके से इतनी आसानी से जो लोन है या जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है इतनी आसानी से डिसाइड नहीं होता यार, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। देर आर हेल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, हेल नंबर ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व whenever you are deciding the loan amount, राइट, है ना, मैंने बोला था। अब देखो सर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मॉड्यूल में नहीं दिया गया, बढ़िया से दिया गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें मैं तुमको टेक्निकल टर्म्स इंडस्ट्री के बता रहा हूं बिकॉज दैट इज गोना हेल्प यू आउट। एक होता है सर बुक साइज, है ना, हम बोलते हैं कि यार कितने का लोन बटा बुक साइज कितने का है। तो अभी जो रिटेल का बुक साइज है वो काफी कम है, एक्सपेक्टेड है कि ये डबल हो जाएगा 2024 तक, काफी सारे रिटेल्स लोन पे रहेंगे, है ना। देखो मैंने कितने सारे लोन लेके रखे हैं यार, मैंने खुद ने कितने सारे लोन लेके रखे हैं भाई, क्यों? क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, दूसरा पुराता है ना भाई, 7% पे लो, 8% पे लो, 10% पे लो भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखो यार, है ना। तो ये सब चीज। अब देखो फैक्टर्स टू बी डिटरमाइंड, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। सर कौन से बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा? सबसे पहला बोलता है कि सर क्रेडिट स्कोर क्या है। सर क्रेडिट स्कोर कैसे निकालते, क्या होता है, हर एक व्यक्ति का हम समझेंगे, बट शॉर्ट में तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। क्या तुमने क्रेड यूज किया है कभी? क्या तुमने क्रेड यूज किया है? तो देखो ये मेरा क्रेड का अकाउंट है, यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है एकदम, हाँ, हिडन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो सर ये मेरा क्रेडिट का स्कोर है, काफी बुरा हो गया है स्कोर आजकल, मैंने क्योंकि लोन लिया है तो उस वजह से मेरा स्कोर बुरा हो गया है, बट ठीक है। अब देखो ये क्रेडिट का मेरा स्कोर है, ये स्कोरिंग क्या बताता है कि यार ये बंदा किस प्रकार का व्यक्ति है, ये बंदा पैसा दिया तो वापस देगा कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से देखो ये कैटेगराइज कर देता है, एकदम एक मीटर दिखाता है कि यार ये व्यक्ति किस प्रकार का है, इसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो वो सब चीजें बताता है ना। तो इस प्रकार से एक पूरा स्कोर होता है, कैसे निकालते हैं वो सब हम समझेंगे। बट अब ये चीज का कोरिलेशन भी करूंगा कि यार ये किस बेसिस पे इन्होंने स्कोर निकाला है। बट हाँ अब मेरे को सर समझ में आता है कि यार ये स्कोर के बेसिस पे एक फैक्टर डिसाइड होता है कि लोन देना, नहीं देना, कैसे देना, किस इंटरेस्ट पे देना। तो वही ये कह रहा है कि यार क्रेडिट स्कोर देखो, क्या देखो, क्रेडिट स्कोर देखो। दूसरा क्या बोलता है, क्रेडिट हिस्ट्री देखो, क्या ये बंदा टाइम पे रिपे करता है, नहीं करता है, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया। सर ये बैंक को सब पता पड़ता है, हाँ भाई सब चीजें पता पड़ती है आजकल, है ना। सब ये एक सेंट्रल डेटाबेस और सर्वर्स पे मेंटेन होता है तुम्हारा डेटा, तो ये सब पूरा उनको मिल जाता है। सर एम्प्लॉयमेंट टाइप किस प्रकार का है, इनकम कैसा है, जैसे मैं तुमको इधर दिखाया था, अगर तुमको याद होगा तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि यार वुमेन है जो सैलरीड बेस्ड है। सर अगर सैलरी बोरोअर है, अगर सैलरीड बोरोअर है तो यार उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.15, अगर नॉन सैलरीड बोरोअर है तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। धोखा हो रहा है सर, ये धोखा, धंधे वालों के साथ धोखा हो रहा है, बट क्या करें, क्योंकि तुम्हारी इनकम फिक्स नहीं है, इन लोगों की इनकम फिक्स्ड है। तो यार जहां पे फिक्स्ड इनकम है वहां रिस्क कम है, तो यार बैंक को दिक्कत क्या है कि यार वो रिटर्न दे दे। बट जहां पे देखो जैसे ही बैंक का रिस्क बढ़ा, उन्होंने इसको मिटिगेट करने के लिए, ध्यान से समझो, उन्होंने इसको मिटिगेट करने के लिए साहब 0.15% का रेट बढ़ा दिया। मतलब ही सर ये 0.5% तुम्हारे लिए के लिए नहीं, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफॉल्ट करेगा और उस वजह से मेरे को लॉस होगा, उस वजह से मेरे को अपने एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो भैया ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता हूं नॉन सैलरीड से, ताकि मेरा जाके रिस्क मिटिगेट हो जाए, मेरे को कल जाके टेंशन नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? बैंक बोल रहा है, मैं नहीं दिखा रहा हूं भाई, ये रियल लाइफ है, सही में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही है। दूसरा क्या बोलता है सर, लोन साइज कितना है, अगर ज्यादा अमाउंट का मांगोगे तो तुम्हारे को इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो वो सब चीजें बोला गया है। लोन टू वैल्यू मतलब क्या बोलता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर लोन टू अ वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। यस, से फॉर एग्जांपल तुम्हारी प्रॉपर्टी है सर, तुमने 10 लाख का प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, 10 लाख का प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, एक कोलेट्रल के फॉर्म में दिया है ना। तो तुमने 10 लाख का प्रॉपर्टी गिरवी लगाया है और तुम बोल रहे हो कि मुझे 9 लाख का लोन दे दे, तो तुम्हारे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। बट अगर वही उस प्रॉपर्टी का तुम 5 लाख का लोन मांगे तो बोलेगा ले जा, कम में भी ले जा, क्योंकि मेरा रिस्क नहीं है। बैंक भी वो क्या कर रहा है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जैसे जैसे बैंक का रिस्क बढ़ेगा उस हिसाब से मैं अपना रिटर्न ज्यादा डिमांड करूंगा, है ना। लोन टाइप किस प्रकार का है, बहुत सी बार देखा होगा तुमने, फिक्स रेट रहता है, वेरिएबल रेट रहता है। अब ये एक चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जो लोन प्रोसेसिंग फीस होती है, बहुत लोग भूल जाते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो है ना। तो जब अगर इसका फाइनेंसिंग का जिन्होंने काम किया होगा आर्टिकलशिप में, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ कि हाउ वी आर सपोज टू पास द लोन्स, है ना। आगे क्या बोलता है,
लेंथ ऑफ टर्म है ना सर, टर्म कितना है, कितना बड़ा है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी कैसा है, से फॉर एग्जांपल तुम एनुअली पे कर रहे हो, एनुअली या सीजनल बेसिस पे कर रहे हो, तो यार मैं तेरे से हायर रिटर्न लूंगा बिकॉज तू साल में एक बार ही देता है ना। मोरेटोरियम पीरियड कितना है, मोरेटोरियम पीरियड मैंने तुमको बताया था एक केस स्टडी हमने सॉल्व किया था मोरेटोरियम पीरियड, कि यार तुम हमारे यहाँ मोरेटोरियम पीरियड कितना है, तुम इंटरेस्ट दे रहे हैं कब से वाले हो, है ना, तो वो सब चीज भी हम देखते हैं। प्रॉपर्टी टाइप किस प्रकार का है ना, अगर तुम्हारा कोई फार्म के बेसिस फार्म लैंड पे तुम लोन ले रहे हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो, ये सब बेसिस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। आगे बोलता है को बोरोवर के तुम्हारे साथ वाला बंदा कौन है, तुम्हारे साथ कोई बोरो कर रहा है क्या, उसका क्रेडिट स्कोर, उसका हिस्ट्री भी हम देखेंगे। डेट रेशियो क्या है, कि पहले तुमने कितना ऑलरेडी बोरो करके रखा है, फिर भी तुम और बोरो कर रहे हो, तो सर हम तुमको क्या करेंगे, तुमको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। और इस डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है या नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो सर मतलब बंदा जेन्युइन है, दे दो लोन दे दो, ठीक है, ये चीज बोलता है। आगे बोलता है द टाइप ऑफ रिटेल लोन, जैसे कि तुम कौन कौन सा लोगे बेटा, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ट्रेवल लोन, वेडिंग लोन, आया है शादी, सर शादी को टाइम है अभी बेटा, हाँ एक सेकंड, क्रेडिट कार्ड लोन, होम रिलोकेशन लोन, फेस्टिवल लोन, है ना, तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोन हो सकते हैं रिटेल के लिए, बट होलसेल के लिए तो एन नंबर है, बट रिटेल के लिए ज्यादा नहीं है, फिक्स है, बट इतने प्रकार के सब लोन हो सकते हैं। मैंने तुमको बताया द मैजिक ऑफ जीरो फाइनेंस, है ना, जीरो फाइनेंस, और इसे ही हम कहते हैं डिस्काउंटेड फाइनेंसिंग, है ना, डिस्काउंटेड फाइनेंस कहा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ क्रेडिट रिस्क, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन या केस स्टडी एक्सपेक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक सेकंड दो मुझे, इस मटेरियल को भी यहाँ ही खींच के ला लेता हूँ पास में, चलो ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, एक चार्ट बना लेते हैं फिर हम बात करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। देखो सबसे पहला लिखते हैं, तो इसके 3 पार्ट है कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क के। सबसे पहला, एक सेकेंड, हम तुम्हारा एक्सपोजर रिस्क समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा है बेटा रिकवरी रिस्क, और तीसरा है तुम्हारा डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है, डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट रिस्क समझाना चाहता हूं। देखो डिफॉल्ट रिस्क समझते हैं। डिफॉल्ट रिस्क मतलब क्या बोलता है, देखो ध्यान से समझो कि यार ये बंदा कितना तुमको परसेंट लगता है कि डिफॉल्ट करेगा, व्हाट परसेंटेज या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तुम्हें क्या लगता है कि यार कितना डिफॉल्ट करेगा, जब मैं तुमको लोन दे रहा हूं तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डिफॉल्ट। ऐसे यार सर मेरे को तो 1% 2% लग रहा है, तुम 100% बोलोगे तो लोन ही क्यों दे रहे हो, 50% बोल रहे हो तो लोन ही क्यों दे रहे हो। अगर इतना ज्यादा तुमको लग रहा है डिफॉल्ट है तो तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रखोगे ना, हाँ। तो ये सब फैक्टर्स हमको काम आते हैं जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। बट सबसे पहले मैं बोल रहा हूं बेटा डिफॉल्ट रिस्क देखो कि यार तुम्हें क्या लगता है कि कितना संभावना है कि ये बंदा डिफॉल्ट करेगा व्हेन यू आर गिविंग अ लोन। तो इसे मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। इसे मैं क्या कहता हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, है ना, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन इसके साथ करवाना चाहता हूं, तो मैं उसका भी थोड़ा सा डेटा यहां पे लिख रहा हूं। से 4%, मुझे लगता है 4% डिफॉल्ट करेगा, मतलब ही इसको नोटेशन में हम बोलते हैं डी, है ना, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू डिफॉल्ट परसेंटेज, है ना। ये क्या है मेरा डिफॉल्ट परसेंटेज इक्वल्स टू 4%, 4% मेरा डिफॉल्ट परसेंटेज है। दूसरा चीज समझते हैं हम, एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट। अब देखो तुमको एक चीज समझना जरूरी है सर, जब भी तुम लोन लेते हो तो क्या होता है, जब भी तुम लोन लेते हो तो से फॉर एग्जांपल मेरा 10 करोड़ का लोन लिया, ठीक है। तो बहुत से प्रकार के लोन होते हैं। एक 10 करोड़ का तुम्हारा बैंक ने लोन अप्रूव किया, तुमने 10 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में आ गए, तुमने पूरे के पूरे 10 करोड़ यूटिलाइज कर लिए, तुमने 10 करोड़ पूरे के पूरे यूटिलाइज कर लिए। दूसरा प्रकार का लोन होता है, दूसरा होता है कि इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं इधर, 100% लोन यूटिलाइज्ड, इसको बोलता हूं 100% यूटिलाइज्ड। दूसरा सर 10 करोड़ का लोन पास हुआ, मैंने अभी मेरे अकाउंट में से फॉर एग्जांपल 4 करोड़ आए, ठीक है, मेरे अकाउंट में 4 करोड़ आए,
मेरे अकाउंट में 4 करोड़ है, 6 करोड़ एक टाइम कंप्लीशन के बाद आएगा, सर्टेन परसेंटेज के पीरियड के बाद आएगा, सब बहुत से टर्म्स रहते हैं, कंडीशंस रह सकती है। बैंक बोलेगा कि हम आपको एक करोड़ आपको अगले साल देंगे, ऐसे टेन्योर भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है ना। तो अभी 4 करोड़ आए, बाद में जो पैसा आएगा वो अलग आएगा। अब यहां पे हमको समझना है सर एक्सपोजर रिस्क मतलब क्या, कि यार बैंकों को कितना डर है कि उसका पैसा डूबेगा, बैंक को कितना डर है उसका पैसा डूबेगा। पहले केस में बैंक को पूरा डर है कि यार 10 करोड़ डूबेगा, दूसरे केस में कितना होगा, दूसरे केस में उसको डर है 4 करोड़ डूबेगा। क्यों सर 4 करोड़ 10 करोड़ क्यों नहीं? बिकॉज बैंक ने तो यार पूरा पैसा दिया ही नहीं, 6 करोड़ तो अभी बैंक के पास है। बैंक का वो एक्सपोजर पड़ा हुआ है क्या? नहीं, बैंक का वो एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा बैंक के पास ही पड़ा है। अभी डिफॉल्ट, मैक्सिमम डिफॉल्ट कितने का कर सकता है वो? मैक्सिमम डिफॉल्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कर सकता है, मैक्सिमम डिफॉल्ट वो 4 करोड़ का ही कर सकता है साहब, है ना। कितने का कर सकता है? 4 करोड़ का ही कर सकता है। तो ये मेरा एक्सपोजर एट रिस्क हो गया बेटा 4 करोड़। तो उसी प्रकार से यहां पे हम लिखेंगे क्लास नोट्स में एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। एक्सपोजर रिस्क मतलब होता है तुम्हारा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, जिसे हम कहते हैं EAD। क्या कहते हैं बेटा? EAD मतलब ही, जिसे मैं बोल रहा हूं अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दे सकता है, केस स्टडी मैंने डाली है इस पे, बट ध्यान रखना कि यार अगर मेरा लोन 10 करोड़ का अप्रूवल है और बोला है कि 4 करोड़ ही विड्रॉ किया है, तो तुम्हारा एक्सपोजर डिफॉल्ट कितना रहेगा? 4 करोड़। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ करके आ जाओगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा एक्सपोजर अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर, एग्जाम्पल में ले रहा हूं इधर, कितना है मेरा, से फॉर एग्जाम्पल 30 लाख, 30 लाख का है मेरा। तो ए इज नॉट, इसको मैं ए से डिनोट करूंगा, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, इसको मैं कहता हूं अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, दैट इज इक्वल्स टू 30 लाख। कितना है मेरा? 30 लाख का। रिकवरी रिस्क मतलब क्या, ये चीज ध्यान से समझना पड़ेगा। इसे मैं हिंदी में कहूं तो मैं कहता हूं रिकवरी रिस्क मतलब क्या, कितना लॉस होगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो। चलो मैं यहां पे तो अज्यूम कर रहा था कि डिफॉल्ट होने के चांसेस 4%, कितना मेरा डिफॉल्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? 30 लाख, है ना। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यार कितना लॉस होगा, कितना परसेंटेज लॉस होगा जब डिफॉल्ट हुआ तो। अब जैसे यहां पे जब तुमने ये लोन दिया होगा तो उसके अगेंस्ट कुछ तो सिक्योरिटी तो ली होगी, कुछ असेट तो लिया होगा, कुछ गहने लिए होगे, कुछ शेयर्स लिए होगे, कुछ जमीन ली होगी, कुछ जायदाद ली होगी, करेक्ट। तो वही बोल रहा है कि तुम्हारा रिकवरी रिस्क कितना है। रिकवरी रिस्क कितना है सर, मतलब ही यहां पे पूछना चाह रहा है कि तुम यार कितना रिकवर कर लोगे, तुम कितना अमाउंट रिकवर कर लोगे, और जितना नहीं रिकवर कर पाओगे उतना तुम्हारा गया, है ना। तो वही चीज यहां पे बोलना चाह रहा है कि रिकवरी रिस्क मतलब क्या, लॉस गिवन डिफॉल्ट, लॉस हो चुका लॉस गिवन डिफॉल्ट, है ना। लॉस गिवन डिफॉल्ट, लॉस हो चुका मतलब, इसको मैं हिंदी में लिखूं बढ़िया से, मैं इसको बोलूंगा कितना लॉस होगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो। डिफॉल्ट हुआ तो सर कितना नुकसान होगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो। अब ये चीज हम समझते हैं नोट से थोड़ा सा। देखो क्या बोलता है, पहला डिफॉल्ट रिस्क में बोलता है दिस रिस्क मीन्स द मिसिंग ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन, है ना। मिसिंग ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का हो सकता है डिफॉल्ट, हाँ। द डिफॉल्ट रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट सर मतलब ही चांस ऑफ डिफॉल्ट कितना है, 2% ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट विल डिफॉल्ट, है ना। कितना चांसेस है कि वो डिफॉल्ट करेगा, तो मैंने तो 2%। दूसरा बोला एक्सपोजर रिस्क मतलब अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर। तीसरा बोलता है सर रिकवरी रिस्क, ध्यान से समझो रिकवरी रिस्क। अब देखो जब भी तुम किसी को लोन देते हो, है ना, या बैंक भी लोन देता है, तो तुमको बोलता है यार कुछ कोलेटरल दो, कुछ सिक्योरिटी दो, ताकि कल जाके तुम जैसे लोग, बदमाश लोग, चोर लोग अगर भाग गए तो मैं क्या करूंगा, है ना। कल जैसे तुम जैसे लोग अगर भाग गए तो मैं क्या करूंगा बताओ।
तो बैंक मांगती है सर सिक्योरिटी, बट अब सिक्योरिटी का भी वहां पे उनको रिस्क आ जाता है। सिक्योरिटी में या कोलेटरल में दो रिस्क राइज हो जाती है। नंबर वन, पहला चीज कि वो सिक्योरिटी बेच ही नहीं पाई, लिक्विडिटी का दिक्कत आ गया। सर एग्जांपल था, बढ़िया था, 2008 क्राइसिस। अगर आपने 2008 क्राइसिस का वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो कैसे 2008 क्राइसिस के टाइम क्या हुआ था कि यार बहुत सारे लोग सभी बोले कि हमें प्रॉपर्टी डिफॉल्ट कर दी, सबने डिफॉल्ट कर दिया। अब तब एकदम से मार्केट में क्रैश आ गया और प्रॉपर्टी के दाम गिर गए। प्रॉपर्टी के दाम गिरने से बैंक बेच ही नहीं पा रही थी। हमने लोन दिया था 100 रुपए का, प्रॉपर्टी पहले थी सर 150 रुपए की, बट अभी यहां पे लिक्विडिटी का रिस्क आ गया वहां पे। सर अब हर एक बंदा जब बेचने निकला तो प्रॉपर्टी का जो 150 की प्रॉपर्टी थी वो 80 रुपए पे आ गई, बट यार लोन तो 100 का था, तो यहां पे तो मेरा रिस्क हो गया ना, हाँ तो मेरी दिक्कत हो गई साहब, ये तो दिक्कत है। तो वही चीज बोल रहा है, एक तो कोलेटरल रिस्क, कोलेटरल लेने से हमें एक लिक्विडिटी का रिस्क है, और दूसरा कि यार बहुत बार क्या होता है प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा यार लीगल रिस्क राइज हो जाता है, क्योंकि जमीन जायदाद नाम पे ट्रांसफर नहीं होती, रजिस्ट्री नहीं होती सर जमीन जायदाद की, उस वजह से सर हमें रिस्क आ सकता है। तो वही बोल रहा है कि जब भी हम कोलेटरल लेते हैं तो उसमें हमें एक तो लिक्विडिटी इशू आता है और दूसरा सर लीगल रिस्क राइज हो सकता है, वही चीज का जिक्र किया है। ठीक है, अब उसके साथ साथ अगर तुम्हें पता होगा कि यार जब भी बैंक हमें कोई भी चीज का क्या बोलते हैं लोन लेते हैं तो बैंक बोलता है बेटा गारंटर लेके आओ। सर गारंटर मतलब क्या बेटा? ऐसा व्यक्ति कि कल जाके तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं उससे जाके पैसा मांगूंगा, कल जाके अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं उससे पैसा मांगूंगा, क्योंकि तुम तो निकले धोखेबाज चोर। करेक्ट। अब कोलेटरल और गारंटी रिस्क यहां पे भी अराइज हो जाता है, बिकॉज कि उसने भी पैसा देने को मना कर दिया, गारंटर ने भी बोला कि मैं नहीं दे सकता, मैं कहां से पैसा लाऊं, है ना, तो गारंटर का भी रिस्क अराइज होता है, थर्ड पार्टी गारंटी रिस्क भी अराइज हो सकता है। देखो क्या बोलता है, द कोलेटरल इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल ट्रांसफर ऑन अ रिस्क ऑन अ गारंटर, इन केस अ गारंटर डिफॉल्ट्स द रिस्क अगेंस्ट कम बैक टू द लेंडर, है ना। तो अब गारंटर ने भी पैसा नहीं दिया तो भाई लेंडर पे ही रिस्क आ गया ना, बैंक पे रिस्क आ गया, बैंक क्या कर लेगा। तो वही बोल रहा है कि ये सब रिस्क राइज हो जाते हैं जब भी बैंक लोन देता है। सर तो मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार 100 रुपये का प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पास था, सॉरी 150 रुपये का प्रॉपर्टी था, 150 रुपये का प्रॉपर्टी था। अब बोरोवर को मैंने 100 रुपये का लोन दिया था, 150 रुपये का प्रॉपर्टी मैंने लिया था, बट जब मैं बेचने निकला या तो बिका नहीं, दूसरा बिका नहीं क्योंकि लीगल रिस्क था, या तो सर बहुत ज़्यादा वैल्यू डाउन हो गई। अब ये तो एक चीज हो गई, और दूसरी चीज हुई कि यार गारंटर था वो भी सर डिफॉल्ट कर दिया, उसने भी पैसा नहीं दिया, तो यार मेरा रिकवरी रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया, मैं पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, सर मतलब ही कितना लॉस होगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो, कितना लॉस होगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो जैसे कि मैं प्रॉपर्टी का बोल रहा था कि यार कि मेरा 80 का ही माल बिका, सर मतलब ही मेरा 20 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ मैं इधर लिखना चाहता हूं कि कितने का लॉस होगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो। अब ये दो प्रकार से आ सकता है, एक तो होगा ये तुम्हारा कोलेटरल रिस्क। देखो चार्ट बनाने से ना मेमोराइज अच्छा होता है, बढ़िया से समझ में आता है, एग्जाम में जल्दी समझ में आता है लिखने में, बट हाँ अगर एग्जाम में कुछ आया तो वर्डिंग्स हमारे ICI का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे होता है थर्ड पार्टी गारंटी रिस्क, ठीक है। तो मैं बोलता हूं सर लॉस गिवन डिफॉल्ट मेरा था 80%, है ना, 80% मेरा लॉस गिवन डिफॉल्ट होगा, और मान लेता हूं कि रिकवरी कम हो रहा है, मतलब ही मेरा रिकवरी कितना हुआ, सिर्फ 20% हुआ, मतलब ही 100 की प्रॉपर्टी थी, 20 रुपये मिले, मतलब ही 80 रुपये का नुकसान हो गया, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ R इक्वल्स टू रिकवरी रेट इक्वल्स टू 20%, है ना। तो ये मेरा रिकवरी रेट कितना है, 20%। अब इसकी मदद से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ और जो हमें बोलता है कि यार बैंक को एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा, सर वो आज कैलकुलेट करके बैठ जाए ताकि उसे पता पड़े कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना है, उसे पता पड़े कि कल जाके डिफॉल्ट हुआ तो मेरे को कितना झेलना पड़ेगा। तो उसकी मदद से बैंक बोलता है कि यार मैं एक एक्सपेक्टेड लॉस निकाल लेता हूं, बैंक बोलता है कि मैं क्या निकाल लेता हूं, एक एक्सपेक्टेड लॉस निकाल लेता हूं। समझो, बैंक ने एक एक्सपेक्टेड लॉस निकाल लिया कि यार मेरे को इतने का नुकसान हो सकता है। सर ये कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है, डिफॉल्ट है ना, डी जो हमने बोला डिफॉल्ट परसेंटेज कि यार मेरा इतना चांसेस है, दूसरा मेरा कितना अमाउंट एक्सपोजर पे है,
मतलब अमाउंट इनटू 1 माइनस रिकवरी, 1 माइनस रिकवरी, मतलब ही कितना मेरा रिकवर नहीं हुआ है। करेक्ट। तो मैंने डिफॉल्ट परसेंटेज बोला था 4%, अमाउंट था मेरा याद होगा आपको तो 30 लैक्स। करेक्ट। और 1 माइनस 0.2 बोलूँ या 20% बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 0.96 लैक्स। सर ये क्या हो जाएगा 0.96 लैक्स। सर मतलब ही मेरा एक्सपेक्टेड लॉस इतना होने की संभावना है। अब देखो ये बैंक क्या करता है पता है, बैंक एक पूरा इंडस्ट्री के लिए, एक सेगमेंट्स के लिए भी निकाल लेता है कि यार मैं इस सेक्टर को दे रहा हूं, मैं ऐसे व्यक्तियों को दे रहा हूं जो बिजनेस करते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को दे रहा हूं जो बिजनेस करते हैं, तो उन सब का मिला के ये एक एक्सपेक्टेड लॉस निकाल लेगा। अब एक्सपेक्टेड लॉस को वो टोटल लोन अमाउंट से डिवाइड करके एक परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेगा और इस प्रकार से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इस प्रकार से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। सर समझ में आया क्या? यहां पे इंटरेस्ट रेट क्यों जाता है? क्योंकि बैंक ने देखा कि यार मेरा एक्सपेक्टेड लॉस इन केस ऑफ नॉन सैलरीड बोरोवर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सैलरीड बोरोवर्स। अब मेरे को यार उनसे रिकवर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं कि यार कहीं ना कहीं एक परसेंटेज निकाल लूं, उस परसेंटेज टर्म्स में उनको ज्यादा चार्ज करूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इस प्रकार से बैंकिंग वर्क करती है, इस प्रकार से वो एक एक्सपेक्टेड लॉस निकालते हैं, सो दैट इट्स इजियर फॉर देम, सो दैट इट्स बेटर फॉर देम टू नो कि हाउ मच लॉस इज गोना बियर्ड बाय द अदर पर्सन। ठीक है, मैं बहुत गहराई में ले रहा हूं बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको हम एक जो जिन्होंने कॉपी नहीं किया प्लीज एक बार कॉपी कर लो, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, फटाफट खटाखट कॉपी कर लो, 1 मिनट देता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चीज है। लिख लिया? लिख लिया तो बोलो, जोर से बोलो हाँ, मन में बोलो हाँ। सर अब मुझे ये बताओ कि ये सब तो ठीक है, बट सर आपने ये 4% निकाला कैसे, ये 4% आया कैसे, आपको रिकवरी रेट कैसे पता पड़ा? एक्सपोजर रिस्क तो सर सिंपल है, मुझे पता है कि इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। सर ये तो सिंपल है, ये तो मेरे को समझ में आता है, मैं देख के बता दूंगा। बट सर आपने ये डिफॉल्ट रिस्क कैसे निकाला, आपने ये रिकवरी रिस्क कैसे निकाला? सर ये मेरे को जानना है सर, इसके लिए मेथड्स दी गई हैं, वो आप हम समझेंगे कि कैसे आया ये नंबर। ठीक है, उसके पहले पर मटेरियल में देखो वही चीज़ लिखी गई है, थर्ड पार्टी गारंटी, ये भी हमारा हो गया है, ये फॉर्मूला वही चीज़ बोला है, मेजरमेंट ऑफ अ क्रेडिट रिस्क इन अ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वही चीज़ बोला है, ये फॉर्मूला हमने देखा है। ठीक है, इस पे एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, छोटा सा ऐसा केस स्टडी दे देगा, छोटा सा ऐसे पैराग्राफ में डाल देगा और ऐसा एमसीक्यू पूछ लेगा। एक्सपोजर देखते वक्त थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसलिए मैं इधर थोड़ी सी आंखें बना देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं, एक बार तुम आ जाओ पेज नंबर तुम्हारा 6.19 पे, है ना, 6.19 पे। ऑलवेज फॉलो योर क्लास नोट्स। क्लास नोट्स ऐसे बनाए गए हैं बिकॉज क्लास नोट्स में देखो, उधर जाओ, क्लास नोट्स में देखो, मटेरियल में जाओ, क्लास नोट्स में देखो, मटेरियल में जाओ। ठीक है, तो 6.19 पे आ जाइए प्लीज आप, 6.19। ठीक है, देखो क्या बोलता है, क्रेडिट लॉस एस्टिमेशन। क्रेडिट लॉस को हम किस प्रकार से एस्टिमेट करेंगे? सर अब देखो सबसे पहली चीज बोलती है कि यार जो भी तुम्हें लॉस होगा, या तो तुम्हें वो लॉस के बारे में अनुभव होगा, तुमने देखा होगा, सर तुम्हारे एक्सपर्ट्स को इंडस्ट्री में नॉलेज होगा, या तो साल में 1 बार 2 बार होता है, सर मतलब ही उस लॉस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन थी, मतलब ही वो तुम्हारा या तो एक्सपेक्टेड लॉस होगा, या तो फिर ऐसा लॉस होगा जिसका तुम्हें नॉलेज भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, इंडस्ट्री में कभी आया भी नहीं है, सर मतलब ही वो अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा। 2 प्रकार के हमारा लॉस को इधर कैटेगराइज किया गया है कि यार उसका नॉलेज है, उसका नॉलेज नहीं है, एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है। अब 3 है ना, अब इधर क्या बोलता है, द 3 integral components are known as, these 3 integral components are known as risk components are required to be estimated for a credit risk quantification, ताकि मैं बता सकूं कि मेरा क्रेडिट रिस्क कितना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो हमने अभी देखा, लॉस गिवन डिफॉल्ट जो हमने देखा, और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट जो हमने जरा अभी देखा। अब
उसके बाद एक बढ़िया सा चीज बोला गया है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन दी गई है सर। डिफॉल्ट मतलब क्या, डिफॉल्ट मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन दी गई है, किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा। वो बोलते हैं कि यार डिफॉल्ट एट रिस्क मतलब क्या होता है, या डिफॉल्ट मतलब क्या होता है। देखो क्या बोलता है, The bank consider that the obliger is unlikely to pay its credit obligation to a banking group in a full without recourse by the bank to action such as realizing security if held, है ना। समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे, पहले पढ़ लेता हूँ। दूसरा बोलता है the obliger is past due more than 90 days on any material credit obligations to a banking group, है ना सर। मोर देन 90 डेज मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो गया है बेटा, NPA। अब देखो सबसे पहले एक चीज का मतलब समझते हैं, रिकोर्स। एक चीज का मतलब समझो सबसे पहले बेटा, रिकोर्स। रिकोर्स मतलब क्या, अगर कोई भी लोन रिकोर्स है तो तुम समझ जाना कि यार वहां पे तुम्हारा जमीन जायदाद तो बैंक वाला बेचेगा ही बेचेगा, साथ साथ में तुम्हारे पास जो गहने रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, बैंक हैज अ राइट टू सेल इट। बैंक हैज अ राइट टू सेल इट सर, मतलब ही वो रिकोर्स हो रहा है। विदाउट रिकोर्स मतलब क्या, जो तुमने गिरवी रखा है वही उसको यूज कर सकता है, दूसरी चीज को बेटा हाथ नहीं लगाएगा। तो पहले बता रहा हूं मतलब क्या, विदाउट रिकोर्स मतलब क्या, जो गिरवी है वो यूज कर, बाकी चीजें मेरे बीवी के गहने को मत देख, मेरी घर की प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टियों को मत देख, मेरी गाड़ी को मत देख, है ना। ये क्या हो रहा है सर, विदाउट रिकोर्स। और है ना, रिकोर्स में क्या कि भाई सब चीज वो ले सकता है। तो वही बोल रहा है, द बैंक कंसिडर दैट ऑब्लाइजर इज अनलाइकली टू पे अ क्रेडिट ऑब्लिगेशन। पैसा नहीं दिया, उसका क्रेडिट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया टू द बैंकिंग ग्रुप इन अ फुल, पूरा नहीं दिया सर, विदाउट रिकोर्स, है ना। विदाउट रिकोर्स मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी थी सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ नहीं। विदाउट रिकोर्स बाय द बैंक टू एक्शन सच एज रियलाइजिंग सिक्योरिटी इफ हेल्ड, है ना। तो यार मैंने वो प्रॉपर्टी बेचा, उससे भी नहीं मिला मुझे, है ना। तो यार मेरे लिए क्या हो गया, वो डिफॉल्ट हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, वो डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप कहीं पे एक लिख लो ऊपर, है ना, यहाँ पे आप लिख लो रिकोर्स लोन, लिख लो प्लीज। रिकोर्स लोन अलाउज लेंडर्स टू कलेक्ट, रिकोर्स लोन अलाउ लेंडर्स टू कलेक्ट what is owned for debt even after they have taken collateral। ऐसे बोलता हूं, रिकोर्स लोन अलाउ लेंडर्स टू कलेक्ट व्हाट इज ओन्ड फॉर द डेट इवन आफ्टर दे हैव टेकन कोलेट्रल। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, द ऑब्लाइजर इन द पास्ट ड्यू मोर देन 90 डेज। सर 90 डेज से ज़्यादा सर पेमेंट नहीं दिया तो यार इसे हम एनपीए देखते हैं, एनपीए के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में, बट हाँ ये एनपीए बन चुका है। ठीक है, वही चीज़ का जिक्र किया गया है। तो डिफॉल्ट ये होता है, सबसे पहला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की 3 मेथड्स दी गई है यहाँ पे, हम तीनों मेथड्स को गहराई में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली मेथड दी गई है पूलिंग मेथड। सर पूलिंग मेथड क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बढ़िया से समझिए। बैंक क्या करता है, एक पूल बनाता है। क्या बनाता है बेटा, पूल बनाता है, जहां पे सिमिलर टाइप ऑफ बोरोवर्स, सिमिलर टाइप ऑफ पीपल का एक पूल बनाता है, कलेक्ट करता है और देखता है, समझता है कि यार ये व्यक्ति इस टाइप का पर्दा किस प्रकार से बिहेव करता है। से फॉर एग्जांपल एक पूल बनाता हूं मैं, मेल वर्किंग इन आईटी सेक्टर, एज बिटवीन 21 to 28, एक पूल बना दिया मैंने। क्या बनाया, एक पूल बनाया। अब ये पूल का व्यक्ति किस प्रकार से लोन लेता है, कितना डिफॉल्ट करता है, सर इसके पास कितना इनकम है ना। तो एक इस प्रकार से मैं एक पूल बना रहा हूं, एक क्या बना रहा हूं, पूल बना रहा हूं। और उस पूल के बेसिस पे मैं एनालाइज करूंगा कि यार नंबर ऑफ लोन्स डिफॉल्ट कितने हो रहे हैं और कितने लोन ले रहा है। उसके बेसिस पे मैंने एक परसेंटेज निकाल लिया, एक एवरेज निकाल लिया। और से फॉर एग्जाम्पल उसी प्रकार का अगर व्यक्ति फिर से आया, है ना, से फॉर एग्जाम्पल मैंने विप्रो वाले सब व्यक्ति थे, विप्रो आईटीसी, सॉरी विप्रो तुम्हारा इन्फोसिस, ये सब व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति थे। अब कोई नई कंपनी आई, या से फॉर एग्जांपल तुम्हारा इन्फोसिस से कोई बंदा आया जिसको मुझे लोन देना है, तो मेरे पास तो एक पूल बना हुआ है। मैं वहीं से देखूंगा कि यार इस प्रकार इस नेचर का व्यक्ति से फॉर एग्जांपल 2% डिफॉल्ट करते हैं, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हो गया 2%। कोई बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, नंबर ऑफ लोन्स इन अ पूल which defaulted divided by total number of loans। तो ये हमारा क्या हो गया, पूलिंग मेथड, है ना। दूसरा क्या, अब देखो ये सर ये जो है, ये हम लोग जो कैटेगराइजेशन करते हैं
उसके लोन पैरामीटर्स दिखाता हूँ तुम्हें। देखो लोन के पैरामीटर्स क्या क्या रह सकते हैं। जब भी हम लोन देते हैं ना तो ये सब पैरामीटर देखते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इसके बेसिस पे भी पुलिंग कर सकते हैं, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस। सर मैरिटल स्टेटस से क्या इंपैक्ट होता है बेटा? बीवी आने के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वही बोल रहा है कि मैरिटल स्टेटस भी देखा जाएगा, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है वो देखा जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ रेसिडेंस, क्या तुम्हारा घर खुद का है, क्या तुम्हारा घर खुद का है, डिपेंडेंस कितने हैं, लोन का पर्पस क्या है, अमाउंट डिस्बर्स कितना हुआ है, डेट ऑफ डिस्बर्समेंट क्या है, टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, गारंटर कौन है, असेसमेंट क्या है, ऑफिसर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, लोन टाइप क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है व्हेनेवर द लोन इज गिवन। एक सेकंड दो, कहाँ चलेगा मटेरियल मेरा? हाँ देखो आगे बोलता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बेसिस पे भी ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स ये सब की मदद से देखेंगे कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, वो चीज़ हम एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से। देखो क्या बोलता है, डेटा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिटेल ऑब्लाइजर एंड अ कॉर्पोरेट obligors can be used to estimate their respective probability of default. The various statistical techniques can be employed on the data to estimate the probability for defined time, है ना। एक हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाएंगे, वो सब लगाएंगे, एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन भी बना सकते हैं उसके बेसिस पे। से फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन बना दिया, है ना, तो जैसे कि एज 22 है ना, तो एज को मैं एक वेरिएबल रखूंगा, उसके आगे मैं कोई फिक्स फैक्टर लगा दिया, जैसे 2x प्लस x हो गया मेरा एज, है ना। तो ऐसे एक इक्वेशन भी बना सकता हूँ, स्टैटिस्टिकल मेजर भी बना सकता हूँ, उस प्रकार से वो बोल रहा है, उस प्रकार से हम बना सकते हैं। वेरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ये हम हमारा जो चैप्टर नंबर 9 होगा लास्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको हम बहुत गहराई में समझेंगे, बिकॉज ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, तो हम समझेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज स्टैटिस्टिकल इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है, और उसको हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है, जहाँ तक कि मुझे याद है इस प्रकार से कुछ ग्राफ होगा, है ना, इस प्रकार से कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, हम देखेंगे अच्छे से, उसका तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिस पे होता है, बट ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, तो मैं उसी के साथ उसे रिलेट करूंगा। ये चैप्टर नंबर 9 में तब को कवर हो जाएगा। ओके, देखो क्या बोलता है आगे, क्या बोलता है स्ट्रक्चरल मेथड्स। अब स्ट्रक्चरल मेथड्स में क्या बोलता है कि हम एक डाइवर्स सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये सब लगाएंगे ताकि हम एक डिफॉल्ट परसेंटेज पता पड़ जाए। सिंपल है। सबसे पहला मैंने बोला कि यार एक पूल बनाओ, उसके बेसिस पे जज करो। दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाओ, जहां पे हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे, उसका टेंशन मत लो। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में बोलता है कि कुछ मैथमेटिकल टूल्स, फॉर्मूलाज, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स और ये सब की मदद से निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, क्या देख रहे थे हमने, देखो एक तो हमारा था डिफॉल्ट रिस्क हमने निकाल लिया। दूसरा है रिकवरी रिस्क, है ना, कि अब रिकवरी कैसे निकालना, तो उसके लिए फैक्टर्स दिए गए हैं। क्योंकि हम देखो एक्सपोजर रिस्क तो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो दिखेगा ही कि लोन कितने का, उससे समझ में आ जाएगा एक्सपोजर कितना है। अब रिकवरी रिस्क समझना जरूरी है। एस्टिमेशन ऑफ अ लॉस गिवन डिफॉल्ट, है ना, लॉस गिवन डिफॉल्ट जैसे हम बोलते हैं एलजीडी, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। 3 तरीके दिए गए, एक साइक्लिकल, दूसरा लॉन्ग टर्म, तीसरा बोलता है डाउन टर्म। साइक्लिकल मतलब क्या कि व्हाट इज अ स्टेटस ऑफ अ लॉस गिवन डिफॉल्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर अभी क्या स्टेटस है उसका, उस व्यक्ति का अभी क्या स्टेटस है, क्या वो व्यक्ति अभी डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा। आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति अभी डिफॉल्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या बोलता है साइक्लिकल, है ना, साइक्लिकल। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, क्या वो लॉन्ग टर्म उसका ओवरऑल स्टेटस क्या है, लॉन्ग टर्म में किस तरीके से वो परफॉर्म करने वाला है, वो होता है एलजीडी, सॉरी वो होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म एलजीडी बोला, लॉन्ग टर्म एलजीडी। और डाउन टर्म एलजीडी मतलब क्या कि अगर कल जाके कोई वर्स सिचुएशन आई तो उस बेसिस पे या उस वक्त वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो होता है तुम्हारा डाउन टर्म एलजीडी, डाउन टर्म लॉस गिवन डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब ही मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यार बंदा मेरा कितना पैसा डुबाएगा। ठीक है, तो या
मैं उसको देखूं अभी कितना डुबाएगा, दूसरा बोलता है लॉन्ग टर्म में देखूं, और वर्स्ट सिचुएशन में देखूं। 3 सिचुएशन में देखना है आगे क्या बोलता है। द करेंट डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन अ साइक्लिकल एलजीडी, सर अभी कितना डुबाएगा उसके बेसिस पे तुम डॉक्यूमेंट करो ऑफ आवर पोर्टफोलियो एज द डेटा गेट्स एनरिच्ड ओवर अ टाइम, जैसे जैसे तुम्हारा डेटा एनरिच होता जाएगा, जैसे जैसे डेटा तुमको पता पड़ता जाएगा कि यार ऐसा हो रहा है, तो तुम लॉन्ग टर्म एलजीडी को यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म एलजीडी को यूज कर सकते हो। एकदम ही सिंपल है, कोई ऐसा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, यहां पे हमारा ये कंप्लीट होता है कि हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और किस तरीके से एलजीडी निकालेंगे वो हमने समझ लिया। अब आते हैं हमारे नोट्स पे और बढ़िया से गहराई पे समझेंगे चीज़ों को। 1 से 2 नोट्स पे जाते हैं। एक फैक्टर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रेडिट रिस्क। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो तुम्हारा क्रेडिट रिस्क डिटरमाइन करेंगे? एक तो इंटरनल फैक्टर, दूसरे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक तो इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स तुम्हारे डिसाइड करेंगे कि यार तुम्हारा क्या होने वाला है, क्या तुम्हारा डिफॉल्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे कि सर इंटरनल फैक्टर्स मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल तुमने लोन तो बांट दिया, तुम बोले ले जा लोन ले जा, अब कल जाके उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या तुम्हारे पास गुंडे हैं क्या? मेरे पास तो बॉडी नहीं है, क्या तुम्हारे पास ऐसे गुंडे हैं क्या, मार पीट के वो पैसा ला सकते हैं क्या? ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्या तुमने एक ही व्यक्ति को तो लोन नहीं दे दिया, तुमने कंसंट्रेशन तो नहीं कर दिया। मैंने पहले भी बताया था कंसंट्रेशन नहीं करना है तुम्हें लोन में, एक ही प्रकार के व्यक्ति को नहीं देना है। तो ये सब चीजों का ध्यान में रखना है। देखो क्या बोलता है, सबसे पहला द कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट कितना है वो देखना पड़ेगा। ये सर इंटरनल फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी तुम किसी को लोन दे रहे हो। मतलब ही अगर तुमने कंसंट्रेशन कर दिया तो तुम्हारा क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, है ना। तो वही बोल रहा है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रेडिट रिस्क, कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट, एक्सेसिव लेंडिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक ही व्यक्ति को लोन दे दिया तो दिक्कत है। सब्जेक्ट टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, है ना। से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर और वालों को दे दिया, अब उनका भाई सीजनल बिजनेस चलता है ना। इग्नोरिंग द पर्पस फॉर विच लोन वाज सॉट टू बी, अब कस्टमर ने मांगा कि भाई मुझे फैक्ट्री बनाना है, कस्टमर ने बोला कि मुझे मशीनरी खरीदनी है, बट कस्टमर जाके कुछ और ही कर रहा है तुम्हारे लोन से। कस्टमर जाके पर्सनल विजिट्स कर रहा है, पर्सनल टूर्स कर रहा है, गलत है ना, वही चीज है। इसलिए होता है सर कोवेलेंस टेस्टिंग, हम देखेंगे और डिटेल में। कोवेलेंस टेस्टिंग मतलब क्या कि यार जो पर्पस बोला गया है, जो चीज के लिए पैसा दिया गया है, वो चीज के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि यार तुम हमें कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो। ऐसा तो नहीं तुमने हमसे लोन ले लिया और कल जाके दूसरी बैंक से भी लोन ले लिया, ताकि भाई मैंने तो तुमको कुछ और रेशियोज के बेसिस पे लोन दिया था, तुमने तो और पूरे रेशियो ही चेंज कर दिए। तो ये सब चीजें बैंक को भी मॉनिटर करना पड़ता है ना। पुअर क्वालिटी और लिबरल क्रेडिट अप्रेजल वाइल ग्रांटिंग अ लोन किस प्रकार का होना है, और एब्सेंस ऑफ, है ना, वही बोला है इफेक्टिव रिकवरी मैकेनिज्म्स, वही गुंडे वाला मैंने तुमको बताया, वही चीज बोल रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि फ्लक्चुएशंस है क्या, कुछ एक्सचेंज रेट में, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज है क्या, फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट है क्या, चेंज इन अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट है क्या, और इन केस ऑफ फॉरेन प्रोजेक्ट्स चेंज इन अ कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क याद आया, हाँ। तो वही फॉरेन प्रोजेक्ट है तो कोई कंट्री रिस्क है क्या। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स देखें, मतलब जब भी हम लोन दे रहे हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की ये सब चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब बेसिस ही तुम्हारा क्रेडिट रिस्क बढ़ाने या कम करने में तुम्हें हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब हम ब्रेक लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे पार्ट 2 में, मज़ा आएगा तुमको, और फटाफट आ जाओ, फिर मिलते हैं हम लोग को।